कहते हैं पत्थर से दिल लगाने का क्या फायदा, पर बात यहां पत्थर की नहीं है, बात तो दिल लगाने की है। जब हम में ही पत्थर से दिल लगाने की जरूरत ना हो तो इसमें पत्थर का क्या दोष। माना कि पत्थर कठोर होते हैं, पर यह भी तो है कि जब कोई अपने भीतर बरसों बरस दर्द और खुशी, अच्छी और बुरी हर एक कहानी को जब्ज करेगा, सालों साल वक्त के हर मौसम को झेलेगा, तो फिर उसका थोड़ा कठोर हो जाना तो लाजमी ही है। दरअसल जब हम किसी को समझते नहीं तो उसके बारे में कुछ भी कह देते हैं, यहां तक कि जाने अनजाने उस पर बेदर्द बेरहम होने का तोहमत भी लगा देते हैं। पर सच तो यह है कि अगर समझने की शिद्दत हो और किसी को गहराई तक छूने का जज्बा, तो फिर पत्थर हो या पत्थर दिल इंसान पिघल ही जाते हैं और फिर वो हमें अपने करीब आने की इजाजत दे देते हैं। इसलिए अगर हम में पत्थर से भी इश्क करने की जरूरत हो तो यकीन मानिए हम पत्थर के साथ भी एक भरी पूरी दुनिया बसा सकते हैं। और मैं जा रहा हूं ऐसी ही एक दुनिया को देखने। भारत के उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले का एक नामी शहर है रुड़की। इस शहर में स्थित है विश्व प्रसिद्ध IIT रुड़की और मुझे जाना है IIT रुड़की के भूविज्ञान विभाग, जहां मेरी मुलाकात होनी है एक वैज्ञानिक और शिक्षक में छुपे एक ऐसे विद्यार्थी से जो 50 से ज्यादा वर्षों से पत्थरों को समझ रहा है और उसने ही एक दुनिया बसाई है पत्थरों के साथ, जिसे HB मेटलिकॉट म्यूजियम ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले कोमल से लेकर कठोर पदार्थ जो एक या कई खनिज जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और अन्य से मिलकर बने होते हैं, भूवैज्ञानिक भाषा में रॉक, चट्टान और आमतौर पर पत्थर कहे जाते हैं। हमें अगर अपने आप को समझना है तो इन पत्थरों को समझना होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों सालों से हमारी हर एक कहानी इन्हीं पत्थरों में दर्ज है। इन पत्थरों पर वक्त की हर निशानी मौजूद है, वक्त की हर दास्तां इन पत्थरों पर दर्ज है। दुनिया के विकास की हर एक दास्तान इन पत्थरों पर मौजूद है और उन दास्तानों को सुनने के लिए पत्थरों से बातें करनी होगी। पत्थर भी बात कर सकते हैं, बस पत्थर की बात समझने के लिए आपको प्रोफेसर श्रीवास्तव होना पड़ेगा। मेरे साथ है प्रोफेसर DC श्रीवास्तव, जो पत्थरों की भाषा समझते हैं, पत्थरों से बातें करते हैं और पत्थरों का यह संसार इन्होंने ही बनाया है। और प्रोफेसर श्रीवास्तव हमें रूबरू करवाएंगे पत्थरों के दुनिया के वासिंदों से, जिनमें से कईयों की उम्र तो 20 से 50 लाख साल है। मुझे यह पता करना है कि वो कौन सा पत्थर है जो रंग बदलता है, और मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वो कौन सा पत्थर है जिसकी बनी ग्लास में ग्रीक्स शराब पीते थे ताकि नशा ना हो। मुझे यहाँ उल्का पिंड भी दिखने वाला है। दूसरा, मैं वो भी देखूंगा कि आखिर एवरेस्ट के शिखर पर पत्थर दिखता कैसा है। मुझे यह भी पता करना है कि क्या पत्थर में भी लचक होती है। मुझे यहाँ यह भी समझना है कि भूकंप नापने की यंत्र कैसे काम करती है। यहाँ वो भी पत्थर है जो किसी भी चीज को डबल कर देती है, और पत्थर को भी अपनी पहचान बताने के लिए दर्द से गुजरना पड़ता है। मेरे हाथों में यह ज्वालामुखी का राख है और मुझे यह पता करना है कि यह ज्वालामुखी का राख यहाँ कैसे पहुंचा। मुझे यह भी पता करना है कि आज से 10 लाख साल पहले जो हाथी भारत में पृथ्वी पर विचरण करता था, उसका जबड़ा कैसा दिखता।
पर सीखने और समझने की पहली शर्त होती है सारे पूर्वाग्रह को दिलो दिमाग से निकालकर अपने आप को अज्ञानी समझना, जिज्ञासु होना, सवाल करना और फिर सुनना, सुनते रहना। किसी ने कहा है साहब कि पत्थरों में भी जुबान होती है, दिल होता है, अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। और अगले कुछ घंटे मैं सुनने जा रहा हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव को पत्थरों के दिल तक पहुंचने के लिए। पर अब मेरे लिए समस्या यह है कि कहां से शुरू करूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहां की हर एक चीज दुर्लभ है, अद्भुत है। पर इन सबों के बीच दो तस्वीर है और वो मेरा ध्यान बरबस अपनी ओर खींच रही है। सर, ये तस्वीर की है, देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों की दो तस्वीरें रखी हुई हैं। इनके पीछे थोड़ा सा इतिहास है, मैं आपको वो भी बता दूं। देखिए, भूविज्ञान की जो पढ़ाई भारतवर्ष में शुरू हुई वो लगभग 1850 में शुरू हुई, अंग्रेजों ने शुरू करी, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता में 1850 में स्थापित हुआ, जिसके पहले इंचार्ज, जिसको हम लोग सुपरिंटेंडेंट ऑफ जियोलॉजिस्ट उस समय कहते थे, वो थॉमस ओल्डहम थे। अच्छा। और ये 1816 में पैदा हुए और 1878 में इनका देहावसान हुआ। ही वॉज इंचार्ज, ये सुपरिंटेंडेंट जियोलॉजिस्ट और सबसे बड़े अफसर भूगर्भ सर्वेक्षण के, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस के हुए। तो इन्होंने ये महसूस किया कि भारतवर्ष में जियोलॉजी की पढ़ाई बहुत खराब है या लोगों को जियोलॉजी आती नहीं है। तो इन्होंने लिखा भी है, कहीं पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर नेटिव्स लोग जो है वो जियोलॉजी की अच्छी पढ़ाई नहीं कराते हैं। तो इसके लिए इन्होंने कुछ विदेशियों को बुलाया। उसी समय यहाँ पर थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था और उस थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जियोलॉजी पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर आयरलैंड से आए, उसी स्कीम के तहत, जिनका नाम था H.B. मेडलीकॉट, जिनकी तस्वीर ये है। H.B. मेडलीकॉट पूरे भारतवर्ष में पहले जियोलॉजी के प्रोफेसर थे और वो, हमें इस बात का बहुत गर्व है कि वो हमारे संस्थान में थे। तब ये संस्थान ऐसा नहीं था, भूविज्ञान विभाग भी नहीं था, सारे विभाग शायद एक ही विभाग में थे, एक ही बिल्डिंग में थे, लेकिन H.B. मेडलीकॉट प्रथम प्रोफेसर थे। 15 अगस्त 1854 को उन्होंने यहाँ पर एज फुल प्रोफेसर ज्वाइन किया था। और ये अंग्रेज लोग मिल के काम करते थे। H.B. मेडलीकॉट, थॉमस ओल्डहम और 2-4 और नाम है। ये हर साल फील्ड वर्क करने जाते थे पहाड़ों में पत्थरों की खोज करने के लिए, और ये सोना नहीं खोज रहे थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो पहले ओल्ड जियोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट जियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, ये लोग उस समय कोयला खोज रहे थे, क्योंकि जेम्स वॉट ने कोयले के इंजन की आविष्कार कर दिया था और कोयले का इंजन चलने लगा था और इनको एक जगह से दूसरी जगह सामान भिजवाने के लिए रेलगाड़ी चलानी थी। रेलगाड़ी चलाने के लिए कोयला चाहिए, तो इन्होंने भारत में कोल के भंडारों पर बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन किया और बहुत सारे कोल के भंडार इन लोगों ने ढूंढे। वो चूंकि यहाँ पर मेडलीकॉट साहब, इसलिए उनके ऑनर में, उनके सम्मान में हमने इस संग्रहालय का नाम H.B. मेडलीकॉट म्यूजियम ऑफ जियोलॉजी रखा हुआ है। कुछ वर्षों पूर्व तक मैंने देखा है उनके द्वारा यूज किया गया माइक्रोस्कोप और उनके द्वारा यूज करे गए कुछ सैंपल्स भी यहाँ पर उपस्थित थे, परंतु कालांतर में वो कहाँ चले गए ये मैं भी नहीं जानता। बात पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले कोमल से लेकर कठोर पदार्थ की हो रही है, तो सबसे पहले पृथ्वी को ही समझ लिया जाए। देखिए, ऐसा है कि ये पूरी पृथ्वी का मानचित्र है और इसमें दो चीजें आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। एक ये जो पीले और हरे रंग के हैं, ये तो कॉन्टिनेंट्स हैं, और जितना आपको ये नीला रंग का दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये समंदर है, ये ओशंस है। जैसे ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, इसी प्रकार से अन्य ओशन भी है। अब क्या हुआ है कि ये कॉन्टिनेंट्स जो है और उसका नीचे का थोड़ा सा पार्ट मिला के प्लेट्स बनाते हैं, और ये अलग अलग प्लेट्स के ऊपर आप ये समझ लीजिए कि एक तालाब है और तालाब में बहुत सारे कार्ड्स रखी हुई हैं और वो कार्ड तैर रही है। तो कभी एक दूसरे के करीब चली जाती है, कभी एक दूसरे से दूर हो जाती है, कभी एक दूसरे का कंधा रगड़ कर चली जाती है। तो इनको हम प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। जैसे आप अगर देखें शेप ध्यान से, तो ये जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पर, इसका जो ये मार्जिन है और ये जो साउथ अमेरिका है, इसका जो ये मार्जिन है, इसको अगर हम चिपका दें तो ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। तो ये समंदर जो है वो इनके दूर जाने से बना है।
ये एक प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी, इसके बीच में इसको हम मिड ओशनिक रिज कहते हैं। एक समंदर के अंदर पहाड़ों का एक सिलसिला, एक श्रृंखला चली गई है पूरी यहाँ से यहाँ तक, जिसके अलोंग ये साउथ अफ्रीका दाईं तरफ चला गया और साउथ अमेरिका बाईं तरफ चला गया। तो ये समंदर खुल गया, ये एक नया समंदर है जो खुल गया, जिसका नाम अटलांटिक है। तो आज की डेट में भी समंदर खुल रहे हैं। ये तो इवॉल्व स्टेज का समंदर है जो कि करीब करीब पूरा खुल चुका है। आप ये देखें, ये रेड सी जो है ये छोटा समंदर है, ये थोड़ा खुला है। कुछ समय, कुछ जियोलॉजिकल समय के बाद ये और खुल जाएगा। और यहाँ पर एक ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है जो भविष्य में इस प्रकार का समंदर बनेगी, फिर इस प्रकार का समंदर बनेगी। आप एक और उदाहरण देख सकते हैं कि मेडागास्कर है, मेडागास्कर इससे जुड़ा हुआ था, तो ये चिप इसकी यहाँ से यहाँ निकल गई। तो जब ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, ये समंदर यहाँ पर खुल जाएगा, तो ये हिस्सा भी अफ्रीका का इससे अलग हो जाएगा। इसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। अब ये जो मिड ओशनिक रिज है, इसमें बहुत सारे वॉल्केनोज होते हैं और इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये सारे के सारे ज्वालामुखी या मिड ओशनिक रिज आप समुद्र के नीचे ही हैं, ऊपर आप नहीं देख सकते। ये कई किलोमीटर नीचे समुद्र के हैं। केवल पूरे विश्व में एक ऐसी जगह है जहां पर ये जमीन पर भी दिखाई देते हैं, वो है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी रिजाविक है। रिजाविक में ये देखिए मिड ओशनिक रिज इसको क्रॉस करके जा रही है। तो यही एक स्थान पूरे विश्व में ऐसा है जहां पे मिड ओशनिक रिज सरफेस पर आ जाती है और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ये ट्रायंगल्स जितने लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, ये सब ज्वालामुखी है। इन ज्वालामुखियों से राख निकलती है और वो 10-10 किलोमीटर ऊपर तक चली जाती है। 2010 में यहाँ पर एक ज्वालामुखी आया था और उससे जो राख निकली थी उसका एक सैंपल हमारे पास है। ये रिजाविक, इस जगह पे जो ज्वालामुखी है, यहाँ पे 2010 में इसकी राख 10 किलोमीटर ऊपर तक गई थी और उसका ये सैंपल इस शीशी में बंद है। ये हमारे एक विद्यार्थी हैं जो रिजाविक गए थे, वो वहाँ से हमारे लिए लेके आए और उन्होंने ये सैंपल यहाँ पर डोनेट किया हुआ। इस ज्वालामुखी का नाम है आइये फयाट लाजो कुल और सबसे पहले ये आज से 200 साल पहले इरप्ट हुआ था। ज्वालामुखी क्या होता है, एक बार इरप्ट होते हैं फिर शांत हो जाते हैं, कुछ वर्षों बाद फिर इरप्ट होते हैं। तो जो पहला इरप्शन यहाँ पे हुआ था वो 200 वर्ष पूर्व हुआ था। ये जो राख आपके हाथ में है ये 2010 के ज्वालामुखी के इरप्शन की है और ये राख फेमस इस वजह से है क्योंकि ये 10 किलोमीटर ऊपर तक गई और पूरे यूरोप में इसका धुआं जो है वो छा गया। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये पत्थरों का संसार क्यों और कैसे इसका निर्माण शुरू हुआ? आपको आपके जहन में क्या आया जो आपने ये कार्य शुरू किया? देखिए, ऐसा है कि हमारे संस्थान में कुछ वर्षों से हमारे विभाग में बहुत कम उम्र के बच्चे इंटरमीडिएट पास करके प्रवेश लेते हैं इस विभाग में। ये देश के सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं क्योंकि ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो बहुत कठिन परीक्षा है उसको पास करके आते हैं और ये जियोलॉजी या भूगर्भ शास्त्र पढ़ने के लिए आते हैं। तो म्यूजियम एक ऐसी जगह है जिसको देख करके ये विषय के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं या उनको विषय से घृणा भी हो सकती है। अगर म्यूजियम अच्छा है तब तो वो सोचते हैं कि ये विषय अच्छा है, इसमें हमको आगे पढ़ाई करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे विभाग में पहले ये म्यूजियम जिस प्रकार का था वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। सैंपल्स जो यहाँ पर रखे हुए हैं उनके ऊपर बहुत गंदगी थी, ये बहुत डार्क था और एक गोदाम टाइप का लगता था, जिसको देख करके मैंने कई बच्चों को कहते हुए सुना जब वो पहले दिन आते हैं म्यूजियम में झांकते हैं, अरे यही है जो मुझे नहीं करनी है, मैं कुछ और करूँगा, और वो कुछ और वाकई में करने में सफल हो जाते थे। तो मैंने सोचा कि विभाग में ऐसा म्यूजियम होना चाहिए जिसको देखकर बच्चे जो हैं वो भू विज्ञान के प्रति आकर्षित हो। ये मेरा मोटिवेशन था, इसी प्रेरणा से मैंने इसको बनाया है। तो संस्थान से आपको क्या मदद मिली सर? नहीं, ये कहना गलत होगा, मैं थोड़ा सुधार चाहूंगा कि मैंने बनाया है, दरअसल ये संस्थान ने बनाया है। इसका जितना भी क्रेडिट, जितना भी श्रेय दिया जाए वो हमारे संस्थान IIT रुड़की को मिलना चाहिए। खास तौर से शुरू में जब हमने ये प्रपोजल रखा तो बहुत अधिक प्रोत्साहन नहीं मिला, परंतु हमारे जो अभी निर्देशक हैं प्रोफेसर A.K. चतुर्वेदी, इन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया मुझे कि इस प्रकार का एक म्यूजियम बनाइए और अच्छे से अच्छा बनाइए और जहाँ दिक्कत हो वहाँ मुझे बताइए। तो उनके कारण ही और उनके अथक सहयोग के कारण ही ये म्यूजियम आज इस स्थिति में है। जो कुछ भी इसमें क्रेडिट है
वो संस्थान का और प्रोफेसर ए.के. चतुर्वेदी का है। जो कुछ भी कमियां रह गई हैं वो मेरी है। सर ये क्या है? ये एक जीवाश्म है और ये जीवाश्म हाथी की टांग का है। तो ये हाथी की जान जो है वो प्रिजर्व है इसके अंदर। तो करीब 20 से 25 लाख साल पहले ये हाथी शिवालिक की पहाड़ियों में रहता था और जब ये दबा पत्थरों के बीच में तो जो इसके सॉफ्ट पार्ट थे बॉडी के वो सब तो गल गए और हार्ड पार्ट जो हड्डियां थी वो बची रही। उन हड्डियों में भी क्या हुआ कि जो हड्डी का मटेरियल था, जो कार्बनिक मटेरियल था, वो धीरे धीरे निकल गया और उसकी जगह पे सिलिका इसमें डिपॉजिट हो गई। तो अब इसके अंदर कोई हड्डी का ओरिजिनल मैटर नहीं बचा है ये, लेकिन शेप, आकार, साइज, लंबाई, चौड़ाई सब हाथी के ओरिजिनल टांग की है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब इस प्रकार का हमें फॉसिल या जीवाश्म पत्थरों में मिलता है तो हम ये जानते हैं कि ये 20 से 25 लाख साल पहले जिंदा था। तो हम बता सकते हैं कि उस पत्थर की आयु जिसमें यह पाया गया है लगभग 20 से 25 साल पुरानी, 20 से 25 लाख साल पुरानी रही होगी। उसी हाथी के मुंह का ये जबड़ा है, ये उसके दांत है। ये हमारे सीनियर्स ने यहाँ शिवालिक के पास, शिवालिक पहाड़ियों में, चंडीगढ़ में इसको पाया था। चंडीगढ़ के पास शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, उन पत्थरों में यह दबा हुआ था। वो लाए थे, ये कई टुकड़ों में टूटा हुआ था, फिर उसको जोड़ा गया है और पॉलिश करके यहाँ पर रखा गया है। इस ओरिजिनल हाथी का जो नाम है वो प्लेनीफ्रॉन था और प्लेनीफ्रॉन पूरी शिवालिक की पहाड़ियों में पाया जाता था, भारतवर्ष से लेकर के नेपाल तक। और ओरिजिनल शक्ल प्लेनीफ्रॉन की ऐसी दिखती थी जैसे इस स्टैंप में है। दरअसल प्लेनीफ्रॉन के ऑनर में नेपाल गवर्नमेंट ने 50 रुपए का एक ये फर्स्ट डे कवर या स्टैंप इशू किया है जिसमें उसकी ओरिजिनल शक्ल बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि आज के हाथी से ये भिन्न है। तो जानवरों में इस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ, भिन्नता आती चली गई आयु के साथ साथ। और किस प्रकार का जानवर पाया जाता है दबा हुआ या उसका जीवाश्म, उससे हम पत्थर की आयु का अंदाजा लगाते हैं। पत्थर की दुनिया के वासिंदों से मुलाकात जारी है, पर अब बात कर ली जाए पत्थर के पुजारी की। सर आपका लगाव पत्थरों से कब हुआ और कैसे हुआ? पर ये हम जानेंगे कार्यक्रम के दूसरे भाग में। दूसरे भाग में हम ये भी जानेंगे कि ये पत्थर यहाँ आया कैसे, और ये भी कि पत्थरों को दर्द से क्यों गुजरना पड़ता है, और भी बहुत कुछ। दरअसल 50 लाख साल की कहानी 15 मिनट में कैसे खत्म हो सकती है, इसलिए पत्थर की दुनिया की कहानी हम पेश करेंगे कई भागों में। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।